नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम काराकाट लोकसभा में हैं और काराकाट लोकसभा में ये डेहरी जगह है जो एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कि मेहमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं लक्ष्मण यादव जी। लक्ष्मण यादव जी को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे भी अक्सर दिखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आप देश के अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं। क्या आगे का मकसद है? आपके डेमोक्रेसी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया और अभिवादन। असल में यूनिवर्सिटी छोड़ने के पहले ही एक जो भूमिका होनी चाहिए एक प्रोफेसर की, कि वो जैसा क्लासरूम बनाना चाहता है, जितना अच्छा, खूबसूरत, समावेशी, वैसा समाज भी बनाने के लिए कोशिश करे। इसीलिए देश में नियम ये बनाए गए कि जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं उनको उन सरकारी बंदिशों से आज़ाद रखा जाए जो सरकारी मुलाजिमों पर होते हैं। यानी हम अपने मन की बात समाज में जाके बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं। तो इस नाते ये काम पिछले कई वर्षों से मैं कर रहा था। जो विचार हमारा है, संविधान का विचार है, सामाजिक न्याय का विचार है, तो देश भर में लोग उसे सुनने लगे तो हम सुनाने लगे। किताबों को पढ़कर किताबों को लोगों के बीच ले जाना और तमाम तरह की चीज़ों को। अब विश्वविद्यालय ने नौकरी छीन ली है तो अब साइड इफेक्ट रहा ये। अब मैं सीधे तो कैसे कहूँ, लेकिन प्रकारांतर से सब समझते हैं। असल में विश्वविद्यालयों में अब जिस तरह के विचार का कब्ज़ा होता जा रहा है, वो लोग ये मानते हैं कि आप अगर हमारे ख्याल, हमारे विचार से जुड़े हुए हैं तो हम आपको मानेंगे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले ऐसा होता था कि फिर भी मेरिट देख ली जाती थी। कोई अच्छी मेरिट का है, कोई पढ़ाने में अच्छा है। 14 साल से जैसे मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता था, मुझसे पुराना वहाँ कोई नहीं था। सबको रख लिया गया, केवल एक व्यक्ति को निकाला गया। सिलेक्शन कमेटी ने आखिरी में ये बोला कि इनको हमें बाहर करना है, बाकी आप किसी को नौकरी पर रख लीजिए। तो ये संकेत करता है कि बाहर करने की वजह जब हमने पूछी कि भाई एकेडमिक बेस पर बाहर कर रहे हैं या किस आधार पर, तो वो बताने की नियम है नहीं उनके पास। फरमान बस होता है कि आपको हटा दिया, दूसरे को रख दिया। नहीं, वर्बली तो भी कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा। अंदर के लोग तो ये कहते हैं कि पहली लाइन यही बोली गई कि इनको हटाना है। पूछा गया क्यों हटाना है, तो कहा गया वो ऊपर से आदेश है, ये तय है, आप इनको निकालिए, इनकी जगह किसी को रख लीजिए। और नियम ऐसा बना हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी के पास पावर है, मेजॉरिटी से वो डिसीजन ले सकती है। निकाल दिया। तो निश्चित रूप से इसके पीछे मंशा तो यही है जो आप कह रहे हैं कि तो आप ये महसूस करते हैं कि आपके ख्यालात जो हैं, जिस हिसाब से आप पब्लिक में जा कर के ओबीसी को लेकर के अपनी बातें कर रहे थे, उसकी वजह से आपको वहाँ से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मामला केवल ओबीसी का नहीं है। मामला ये है कि अगर देश में एक विचारधारा अपने पूरे देश को एक विचार में रंगना चाहती है और हमने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इस देश में और भी विचार हैं, इस देश में संविधान है, सामाजिक न्याय की बात में सबकी बात आती है। गरीब, कमज़ोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमने उनके पक्ष में अपनी राय रखना चुना है। ये मेरा विचार है। मैं चाहता हूँ कि इस देश का आखिरी कमज़ोर व्यक्ति, उसके सवाल को उठाया जाए। ये एक विचार जिसकी सरकार है उसके विचार से टकराने लगे। उनका विचार ये है कि नहीं, इस पर बात मत करो, जो हम अच्छा दिखा रहे हैं अच्छा कहो। जिस तरह से हम एक रंग का पूरा भारत रंगना चाह रहे हैं, तुम उसमें बाकी रंग मत भरो। तो ये वो टकराव है जो लंबे समय से रहा है। तो आज जो ताकत में है, जिनके लोग वहाँ सिस्टम में बैठे हैं, तो वो इसे नापसंद करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता रहा। आप बिहार आए हुए हैं, बिहार के डेहरी में, और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो विधायक फतेह बहादुर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। फतेह बहादुर सिंह को लेकर के आप जान ही रहे हैं, बहुत चर्चा चल रही है नेशनल मीडिया में। उनके बयानों को लेकर के आप उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो क्या माना जाए, आपका समर्थन है उनके बयानों को भी? मेरा मानना ये है कि जो बातें फतेह बहादुर सिंह ने बोली हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उनकी अपनी बात हो। इस देश में बुद्ध ने उस समय लड़ाई लड़ी उस विचार के लोगों से जो मूर्ति पूजा को, एक ईश्वर को
जाति व्यवस्था को धार्मिक लिहाज से सही मानते थे। बुद्ध ने उसे चुनौती दी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये विभाजन ठीक नहीं है। वो लड़ाई उस समय आजीवक परंपरा से चली, जैन परंपरा से चली। बाद में आप देखेंगे तो कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, ये सारे हिंदू थे कथित तौर पर, जिसे हम कहते हैं। इन सब ने अपने भीतर के उन सवालों को उठाया कि ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, जातिगत गैर बराबरी है, ये ठीक नहीं है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। फिर बाद में एकदम आधुनिक भारत में आ जाइए तो संत गाडगे से लेकर के फूले, अंबेडकर, पेरियार, जिस बिहार में हम हैं यहाँ बाबू जगदेव प्रसाद, त्रिवेणी संघ, कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी आंदोलन, इन सब की यही लड़ाई रही है कि जो अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर धर्म आरोपित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। धर्म सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग नास्तिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आज जो सरकार है वो ये चाहती है कि नहीं, जो भाषा हमारी है, जिस परिभाषा में हम धर्म को रख रहे हैं, जो हम परिभाषा राम की बता रहे हैं, वही सही है। मेरा काम भक्ति आंदोलन पर है, तुलसीदास पर है, और हमने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में लगाया गया था 300 रामायणास A.K. रामानुजन का, कि राम की कथाएं 300 प्रकार की लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के राम शंभुक का वध करते हैं, रामचरितमानस के राम शंभुक का वध नहीं करते हैं। इसका मतलब कि कथाओं में बहुत भिन्नता है। कबीर के राम अलग हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इस विविधता में विचार का एक संघर्ष था। तो फतेह बहादुर सिंह जो भी बात कह रहे होंगे, जितना मैंने सुना है, वो बातें उस धारा की है। मैं आपको बता देता हूँ, अक्टूबर में विजयादशमी के समय में हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, दुर्गा को लेकर के आपत्तिजनक बात फतेह बहादुर जी ने कही थी। उन्होंने कहा कि दुर्गा का आविष्कार किसने किया, इस तरह की बात उन्होंने की। उसके बाद उनकी पार्टी भी इस मामले को लेकर के वो अब किनारा करने लगी। और देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं जिस संघर्ष की बात कर रहा हूँ वो एक वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष है। राजनेता चूँकि उस पृष्ठभूमि से आते हैं तो वही भाषा बोलते हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये होता है कि राजनेता को चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी की सीमा के भीतर राजनीति करनी है, वो क्रांति नहीं कर सकते। लेकिन यह भी बात सही है कि राजनेता जब कोई विचार रखता है तो उसका जनता पर असर तेजी से पड़ता है। तो जो बातें हिंदू धर्म के मिथकों में कही गई हैं, उसमें तो कई तरह के मिथ हैं ना। ये देश तो वो देश है जिसमें राम सबसे बड़े देवता के रूप में आज माने जा रहे हैं, मंदिर सबसे ज़्यादा शिव के और हनुमान के हुआ करते थे। अब इसको आप कैसे देखेंगे? इस देश में दुर्गा को मानने वाले लोग भी हैं, तो इसी देश में महिषासुर की भी पूजा होती है। इसी देश में राम के मंदिर हैं, कम हैं भले लेकिन हैं। इसी देश में रावण के मंदिर हैं। ये विविधता है। इसलिए कोई अगर ये सवाल उठाए दुर्गा पर, तो वो दरअसल उस विमर्श की बात कर रहा है। लेकिन चूंकि नेता हैं तो उनको घेरना आसान होता है कि नहीं भैया बताएं। अगर आरजेडी के नेता हैं, जो कि हम लोग उनके ऑफिस में बैठे हैं, पीछे दिख रहा है वो सब, तो आरजेडी के नेता अगर ये सवाल पूछेंगे तो बाकी लोग तुरंत इस पर सवाल करेंगे कि भाई आप धर्म विरोधी हैं क्या, आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब मीडिया में या बाकी पब्लिक डोमेन में बात खुलकर कहाँ हो पा रही है। अब तो हल्ला मच रहा है। जो जिसने थोड़ी सी असहमति दर्ज की उसको आप धर्म विरोधी घोषित कर दे रहे हैं। असल में ये लड़ाई वैसी है ही नहीं। तो जो दुर्गा पर लेकर के विमर्श है, जो महिषासुर का विमर्श है, राम रावण का विमर्श है, सुर असुर का विमर्श है, इसमें तो दो धाराएं हैं ना। तो ये जिस धारा से आए हैं भाई, वो उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब उस बात पर आते हैं। राम मंदिर को लेकर के पूरा माहौल बना हुआ है देश में। मैं भी 3 दिन पहले अयोध्या से लौटा हूँ। ऐसा लगता है अयोध्या में कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। पूरी मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वहाँ पर हफ्ते दिन से लगी हुई है। क्या आप जाएंगे रामलला के दर्शन करने? नहीं, मेरा मानना ये कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जिसके भी दिल में श्रद्धा होगी राम को लेकर या किसी भी मंदिर को लेकर के, वो उसका स्वतंत्र विवेकाधिकार है। नहीं, आप जाएंगे? मैं दरअसल मैं मंदिर जाता ही नहीं। मेरा अपना विचार है। लेकिन मैं संविधान को मानता हूँ, इसलिए कोई मंदिर जा रहा है तो मैं उसको गलत नहीं कह सकता। सबका अधिकार है। मेरा कभी मन करेगा मैं चला जाऊँगा, ये मेरा एकदम निजी मामला है। लेकिन जो राजनीति हो रही है उस मंदिर को लेकर के, मुझे लगता है इस देश के किसी भी भक्त को भी, हिंदू धर्म के बहुत अच्छे आस्थावान श्रद्धालु को भी इस पर सोचना चाहिए ठहर करके कि ये जो हो रहा है वो धर्म नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुरी के शंकराचार्य कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर देश के प्रधानमंत्री बैठेंगे प्राण प्रतिष्ठा करने तो मैं ताली बजाने जाऊँगा क्या? ये मैंने नहीं कहा, ये पुरी के शंकराचार्य का ऑफिशियल बयान है। दूसरा धार्मिक नेता उनका कहते हैं, धर्मागुरु कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है, ये तो गड़बड़ है, मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। तीसरे एक धार्मिक गुरु कहते हैं कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा में बैठ नहीं सकते आप। इसका मतलब मैं उन धार्मिक गुरुओं की बात को अगर मानूं तो मुझे लगता है कि धर्म का काम तो हो ही नहीं रहा है। ये 30-40 साल का जो एक पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या हो रहा है फिर? ये पॉलिटिकल एजेंडा, शुद्ध रूप से राजनीति, मीडिया वही कर रही है जो आप कह रहे हैं ना। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को 2024 में? ये तो जनता बताएगी, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म का इससे लेना देना उतना नहीं है जितना राजनीति का है। आप 5 लोगों का नाम है जो अंदर बैठेंगे, उनमें प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक बात है, दोनों लोग रह सकते हैं, राज्यपाल हैं, ठीक बात है, वहाँ एक व्यक्ति धर्म उनके राम मंदिर ट्रस्ट के मेन व्यक्ति हैं, वो भी ठीक है, नृत्य गोपाल या समथिंग नाम है उनका। वहाँ एक मोहन भागवत जी भी बैठे हुए हैं, वो धर्मगुरु हैं, वो राजनेता हैं, वो क्या हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। 5 लोगों में नरेंद्र मोदी जी के तुरंत बाद नाम मोहन भागवत जी का है, उसके नीचे नाम है योगी आदित्यनाथ जी का और आनंदीबेन पटेल जी का जो राज्यपाल हैं। तो पद अनुक्रम दिखा रहा है कि वो राजनीति हो रही है, क्योंकि 30 साल उन्होंने इस पर राजनीति की है, ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। लाल कृष्ण आडवाणी का उत्तर प्रदेश में दिया भाषण और सुषमा स्वराज का मध्य प्रदेश में दिया भाषण क्लियर कहता था जय श्री राम धर्म का नारा नहीं था, जय श्री राम हमारा नारा है। हमने इस राम मंदिर आंदोलन का पूरा अभियान चलाया तो इसका लाभ केवल बीजेपी को मिलेगा। तो ये राजनीति हुई ना। तो ये जो अभी हो रहा है धर्म के लिबास में राजनीति हो रही है। आपका अनुभव क्या कह रहा है, मिलेगा फायदा कि नहीं 2024 में? अभी इम्तिहान बताएगा, लेकिन ठीक बात है। देखिए, जब पूरी मीडिया वहाँ बैठी हुई है, लाइव टेलीकास्ट वहाँ से चल रहा हो। अब तो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस भी जाने वाली है। देखिए, अब ये तो वो पीछे जिसमें बीजेपी सबको फंसाएगी। जैसे आप हमसे पूछे ना कि मंदिर जाएंगे कि नहीं, तो ये जो वो पीछे, अगर मैं कहूँ हाँ तो भी उसके पक्ष में जाएगा, ना कहूँ तो भी उनके पक्ष में जाएगा। वो कहेंगे देखो राम विरोधी है। असल में ये सवाल पूछना ही नहीं था, लेकिन बीजेपी की टैक्टिक्स देखिए पॉलिटिक्स की, कि वो आपको अपनी पिच पर ले आती है और आपसे बयान दिलाती है कि आप राम के खिलाफ बोलिए तो भी मुझे फ़ायदा हो, और राम के पक्ष में बोलिए तो भी मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने आपको राम के पक्ष में बोलने को मजबूर कर दिया। और अगर आप खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि देखो राम विरोधी है, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये नारे हैं, ये पॉलिटिक्स है। मैं इस पॉलिटिक्स को सिरे से खारिज करता हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि कबीर ने लिखा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। राम आस्था का विषय है, जिसको भी दिल में राम। इकबाल ने कहा था, कहते हैं उन्हें सब, राम इमाम हिंद, मुस्लिम शायर राम पर कविता लिख रहा है। ये देश वो है जिसमें रसखान मुस्लिम कवि होकर के कृष्ण पर कविता लिखते हैं कि मानुस हों तो वही रसखान, बसों आनंद, अगले जन्म में मुझे मनुष्य करना तो गोकुल वृंदावन में करना। मैं भी जब अयोध्या गया तो मैं सबसे पहले इकबाल अंसारी से मिला, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। तो उनसे बातचीत करके, वहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की, तो मुझे यही लगा कि अयोध्या में स्ट्रेस नहीं दिखता है राम मंदिर को लेकर के हिंदू मुस्लिम के बीच में, बट अयोध्या के अलावे बाकी जगहों पर उसका असर बहुत दिखता है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि 2024 में उसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा। कोशिश बीजेपी की पूरी तरह से यही रहेगी कि 24 का चुनाव सबसे केंद्र में अगर किसी एक मुद्दे पर हो तो वो हो राम मंदिर का मुद्दा। ये उनका गोल्डन मुद्दा है, क्योंकि 10 साल में क्या काम किया, कौन सा वादा निभाया, इस पर सवाल ही कोई नहीं पूछेगा। और माहौल मीडिया के जरिए ऐसा बनाया जाएगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म के आस्थावान भक्तों को एक सवाल पूछना चाहिए कि राम सबको लाते हैं ना, भगवान कौन है? राम है तुम्हारे हिसाब से। तो ये नारा कितना आपत्ति, ये पॉलिटिक्स है। एक फ़ोटो चल रही है जिसमें मोदी जी बड़े हैं और राम लला का हाथ पकड़े हुए हैं, राम लला को लेकर के जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो फोटो खूब हर तरफ चल रही है। इसका आपत्ति उन्होंने नहीं की। ये सवाल मेरा है, और इसलिए मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में कोई है तो वो पॉलिटिक्स करेगा। अयोध्या में तनाव हुआ कि नहीं हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इन द नेम ऑफ गॉड, आनंद पटवर्धन की, उसका हिंदी तर्जुमा है राम के नाम, उसे भी देखा जाना चाहिए। रथ यात्रा चली, सब कुछ हुआ, जो वर्डिक्ट आया देश में। अब ये लोग मानने लगे हैं कि बीजेपी भी मंदिर बनवा रही है, जबकि हकीकत ये कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन रहा है। 99% लोग ये समझते हैं, जो भी अयोध्या में जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट मोदी जी को और योगी जी को जाता है। ये पॉलिटिक्स है, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये अगर बीजेपी मंदिर बनवा रही तो इसका मतलब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया।
अपने पक्ष में फैसला दिलवाया, तो बीजेपी इसका खंडन करे, नहीं करेगी क्योंकि पॉलिटिक्स है। उसको अगर ये झूठ जा रहा है पब्लिक में तो इससे तो फायदा जाने दिया जाए और पूरा माहौल ऐसा राममय बनाया जाएगा जिसका लाभ बीजेपी को चुनाव में हो। मुझे लगता है इसका लाभ बीजेपी को कितना होगा ये चुनाव के बाद का परिणाम बताएगा। इसका नुकसान इस देश के लोकतंत्र को होगा कि चुनावी मुद्दा एक धर्म, एक देवता, एक मंदिर बन जाए। मुझे लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। जनता को ये समझना चाहिए कि मंदिर है, अच्छी बात है, संविधान कहता है ना भाई आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कार्यक्रम हो, सब लोग जाएं, जिसको जाना है जाएं, जिसको नहीं जाना ना। चुनाव और नेता का मुद्दा तेजस्वी यादव ने बोला ना, इस पर मीडिया क्या बोल रही है? वो उन्होंने एक लाइन बोली कि अगर भूख लगेगी तो मंदिर जाओगी कि वहाँ रोटी मिलेगी, वहाँ तो और देना पड़ेगा। वो तो खुद तिरुपति जाकर के बाल मुड़ा करके आए हैं। भले जाएं, लेकिन वो रोटी मांगने तिरुपति नहीं गए रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि इस देश में गरीब, कमजोर, मजलूम की थाली में अगर रोटी नहीं होगी तो मंदिर रोटी नहीं देगा। इसको कोई गलत साबित करके दिखा दे। पैर में चोट लगी है तो मंदिर में उसकी दवाई नहीं मिलेगी, इसको कोई गलत साबित करके दिखा दे। दुनिया कहाँ जा रही है? आप चांद पर जा रहे हो और आप अंधविश्वास फैला रहे हो। एक पत्रकार बैठ के बोल रहा है कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई इस पर आलोचना नहीं हो रही है। मैं तो इस जनता के विवेक का सवाल कर रहा हूँ। आप विज्ञान की किताबों में पढ़ाते हो कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण किसके आधार पर लगता है, तो राहु केतु से नहीं लगता। आप विज्ञान में नहीं पढ़ाते, ये आप भी नहीं पढ़े होंगे। पढ़ते विज्ञान है, और धर्म के नाम पर राजनीति आपको कहाँ ले जा रही है इसको जनता सोचे। मेरा मानना ये कि धर्म के लोगों को धर्म करने दिया जाए, मंदिर के लोगों को मंदिर बनाने दिया जाए। जिसको मंदिर जाना होगा जाए, जो नहीं जा रहा है उसको मंदिर के नाम पर घसीटिए मत। नेता से ये सवाल सीट कौन रहा है? ये कि आप मंदिर जाएंगे कि नहीं? कौन कह रहा है मंदिर जाने? सारे पत्रकार, सारे मैंने तो आपसे पूछा, ये थोड़ी कहा कि आप मंदिर जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सवाल ये पूछना चाहिए कि मंदिर जाना न जाना मेरा विवेक है। नहीं, इसलिए पूछा क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। नहीं, इवेंट से पॉलिटिकल इवेंट है। और मैं ये कह रहा हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनेता, चुनाव, लोकतंत्र, जनता, वोट, इस पे होना चाहिए। वोट इस पे नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो कोई भी इसमें शामिल हो, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। बस बिहार के पॉलिटिक्स पे एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। अच्छा, देखिए बिहार में तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य अभी का तारीख में बना है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले दौर में 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए। डेटा ये बताता है कि 12 करोड़ रोजगार चले गए जो मिले थे। बिहार सरकार ने 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। आज़ाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने इतने कम वक्त में इतने लोगों को नौकरी दी है। तलवार बांटने के दौर में कलम बांटने की बात करने वाले नेता कम से कम एक लकीर तो पैदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कलम बांट रहे हैं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना करके सबको सबके हिस्से का हक देना चाहते हैं। मुझे लगता है बिहार रास्ता दिखा रहा है। जनता के सामने नेता को उन मुद्दों पर खड़ा होना चाहिए जो बिहार के लोग खड़े हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार पूरे देश को इस तरह से कोई रास्ता दिखाएगा। चलिए, अब जाते जाते मैं एक छोटा सा आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आप राजद कब ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। वैचारिक आपको कार्यक्रमों में देखा गया है। मैं मेरा स्टैंड ये है कि जो लोग न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका का दौर है। राजद के लोग अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं इतनी दूर तक इनके साथ हूँ। उतनी दूर तक मैं सपा के मंच पे भी जाता हूँ, मैं कांग्रेस के मंच पे भी गया हूँ, प्रशिक्षण शिविर में जाता हूँ, आज भी उनका कार्यक्रम है। तो अभी पार्टी ज्वाइन करने का सवाल तो फिलहाल नहीं है। कभी मौका आएगा, कुछ उचित इसका परिस्थितियाँ बनेंगी तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल एक वैचारिक रिश्ता है जिसको हम निभा रहे हैं। चलिए लक्ष्मण यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।